बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। स्टूडेंट, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट या सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये स्टूडेंट आपके पास अक्सर क्वेश्चंस जो हैं थ्योरी में जो स्टूडेंट्स मैंने क्योंकि पैटर्न तमाम बोर्ड के डिस्कस किए हुए हैं, मेरे चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं। तो उनमें अक्सर मैंने देखा है कि जो आपके प्रीवियस पेपर्स है उनमें इनके डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपने ये जो डिफरेंस है ना, ये माइंड में रखने हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि वो टॉपिक आपसे डिस्कस करूँ जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं या कि जो मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक मैं ज़्यादा उन पर फोकस कर रही होती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अबाउट सैम्पलिंग एरर, कि हमारे पास सैम्पलिंग एरर क्या है। अच्छा, सैम्पलिंग एरर पहले मैं इसका एक लिखती हूँ कि हमारे पास x बार माइनस म्यू। अब ये जो डिफरेंस है इट्स कॉल्ड अ सैम्पलिंग एरर। अब हमारे पास x बार क्या है? x बार हमारे पास है जी सैम्पल स्टैटिस्टिक। हमारे पास क्या है? सैम्पल स्टैटिस्टिक जो है वो हमारे पास क्या है? x बार। एंड म्यू जो है वो शो करता है ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, ट्रू वैल्यू ऑफ population parameter, true value of population parameter is denoted by mu। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ सैम्पलिंग एरर क्या है। A sample being only a part of population cannot perfectly represent the population no matter how carefully the sample is selected। हम कहते हैं कि जो हमारे पास सैम्पल है वो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होना ज़रूरी नहीं है कि ये एक गुड सैम्पल हमने सेलेक्ट कर लिया कि जी वो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन था, हमने उसमें से सेलेक्ट कर लिया, बट कि ऐसे बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं जिसमें एरर आने के चांसेस हमारे पास आ जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू। अब हम क्या कहते हैं कि दिस रिजल्ट्स इन द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड आ, हमारे पास क्या होता है? सैम्पलिंग एरर। सच अ डिफरेंस इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग एरर फॉर दैट सैम्पल। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हम डेफिनेशन अगर आपको करनी है सैम्पलिंग एरर की, तो आपने क्या कहना है? द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ corresponding population parameter is called a sampling error। ये हमारे पास क्या आ जाता है? सैम्पलिंग एरर आ जाता है। अब हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे अच्छा, इसकी एक बेस्ट चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। हम कहते हैं फ्रॉम अ सैम्पल साइज ऑफ n है एंड म्यू कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर है, डिफरेंस जो है इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग एरर। ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो इसकी बेस्ट चीज़ होती है कि जैसे जैसे आपका सैम्पल साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, तो सैम्पलिंग एरर जो है, तो जो सैम्पलिंग एरर जो आप डिस्कस करें वो आपका रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा। आपके पास क्या होगा? जैसे जैसे आप अपना सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ करते जाओगे, आपका जो सैम्पलिंग एरर जो हम डिस्कस करें वो क्या होता जाएगा? रिड्यूस होता जाएगा। एंड द कंप्लीट इन्यूमरेशन देयर इज़ नो सैम्पलिंग एरर एज x बार बिकम्स इक्वल्स टू म्यू। तो हमारे पास क्या होगा कि एट द एंड जब आपका जो कंप्लीट सेंसेस होगी, क्योंकि हम कहते हैं जैसे जैसे हमारा सैम्पल साइज़ बढ़ता जाता है सैम्पलिंग एरर हमारा रिड्यूस होता जाए, तो एट द एंड आपके पास क्या हो जाता है कि x बार इज इक्वल्स टू म्यू हो जाता है, जो सैम्पलिंग एरर है वो रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हमारे पास इसके लिए बेस्ट है। समझा जाता है कि सैम्पलिंग एरर इज़ मेजर्ड बाय विच इज़ नॉन रिलायबिलिटी विच इज़ रिलेटेड टू द वेरिएंस ऑफ द सैम्पल स्टैटिस्टिक। एंड एक और हम कहते हैं कि द स्मॉलर द वेरिएंस द ग्रेटर द रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पल रिजल्ट्स विल बी। एक और चीज़ इसमें हमारे पास आ जाता है कि जब हम वेरिएंस के साथ डिस्कस कर रहे हैं, कि जब हम वेरिएंस को डिस्कस कर रहे हैं तो स्मॉलर वेरिएंस होगा तो उतनी रिलायबिलिटी हमारे पास क्या होगी? ज़्यादा होगी। जो रिलायबिलिटी है वो उतनी ही आपके पास क्या होगी? ज़्यादा होगी। वेरिएंस स्मॉलर होगा, रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने पार्ट 1 में। अच्छा, ये तो हमारे पास डिस्कशन आ गई सैम्पलिंग एरर। अब नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है? कि हम कहते हैं फ्रॉम सैम्पलिंग एरर विच अराइज बिकॉज ऑफ सैम्पल कंपैरिजन ओनली अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, देयर आर एरर्स विच अकर्स एट द स्टेजेस ऑफ गैदरिंग प्रोसेसिंग ऑफ डेटा रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ सैम्पल इज कंप्लीट सेंसेस इज टेकन। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास जो नॉन सैम्पलिंग एरर है ना स्टूडेंट, जब हम डिस्कस करते हैं नॉन सैम्पलिंग
एरर, ये हमारे पास कब अकर होता है, जब हम क्या करते हैं, गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग का जो डेटा है जिसमें पर्सनल जजमेंट आ जाती है, वहाँ हमारे पास नॉन सैम्पलिंग एरर जो है कर हो जाता है। दीज एरर आर कॉल्ड द नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर्स इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एरर्स है। नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या करता है, इंक्लूड करता है ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन मिस्टेक्स जो हैं, ह्यूमन एरर्स जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स में। अब ह्यूमन एरर्स हमारे पास कहाँ का आकर हो सकते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स है, अगर आप कर रहे हो तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, जो सैम्पलिंग फ्रेम है हमारे पास फॉल्टी सैम्पलिंग फ्रेम आ सकता है, ठीक है, सैम्पलिंग फ्रेम। और सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग जो होती है वो हमारे पास सैम्पलिंग हो सकता है, उसमें गलती हो, ठीक है, फिर गैदरिंग या प्रोसेसिंग में गलती हो जाए, फिर नॉन रिस्पॉन्स आपके पास आ जाता है। नॉन रिस्पॉन्स के अक्सर हमें रिस्पॉन्स ही सही नहीं मिलता है इन दी क्वेश्चनियर्स के, जो आपके क्वेश्चनियर्स में भेजे जाते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन कोटा को फिल करके जो आपका रिस्पॉन्डेंस होता है उसने देना पड़ता है ईमेल के ज़रिए, तो अक्सर वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। अगर रिस्पॉन्स भी करते हैं तो उन क्वेश्चंस का गलत रिस्पॉन्स देते हैं, तो वहाँ हमारे पास क्या होता है, मिस्टेक्स के चांसेस हो जाते हैं। फिर एरर आ जाते हैं जी एडिटिंग एंड कोडिंग में आ जाते हैं, कि ये तमाम वो मिस्टेक्स हैं कि जो इंसानी ह्यूमन से अकर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो तमाम मिस्टेक्स इंक्लूड हो जाती हैं नॉन सैम्पलिंग एरर पे, क्योंकि नॉन सैम्पलिंग एरर है ही पर्सनल जजमेंट पे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास अगर प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हुई क्वेश्चनियर्स की, प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हुई क्वेश्चनियर्स की, वहाँ भी हमारे पास एरर्स आने के चांसेस होते हैं। इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की गई, जो आपके इन्वेस्टिगेटर हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है, वो अनट्रेन है, तो वहाँ भी हमारे पास मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पास क्या हो सकता है कि हम कहते हैं कि नॉन सैम्पलिंग एरर जो है इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एरर्स जो हैं, रिस्पॉन्स जिसमें हम कहते हैं फॉल्टी रिस्पॉन्स हो जाएगा, नॉन रिस्पॉन्स टू मेल क्वेश्चनियर्स है, एरर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मिस एलोकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दीज एरर अवॉइडेड थ्रू द। और अच्छा, इन एरर से हम बच कैसे सकते हैं, आपने अपने जो क्वेश्चंस बनाने हैं क्वेश्चनियर्स में वो प्रॉपर हों और इजी हो और अंडरस्टैंड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग्स होने चाहिए, कि जो दूसरों को समझ भी आए कि हमसे पूछ कह रहे हैं। देन आपके पास क्या होने चाहिए कि एक फॉलोइंग अप द नॉन रिस्पॉन्स, कि अगर फॉर एग्जांपल आपको फुल रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आपके पास उनके कॉन्टैक्ट्स हो, आप उनसे दोबारा रिस्पॉन्स कर सको, उनसे दोबारा बातचीत कर सको। फिर प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो होना लाजमी है। फिर हमारे पास क्या हो कि कलेक्टेड इंफॉर्मेशन की जो टीम है वो आपकी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो, प्रॉपर हो, और दूसरा आपके पास वेल एजुकेटेड हो, तो वो हमारे पास एरर जो है ऐसे रिमूव हो सकते हैं। अब आपको पता चला कि स्टूडेंट हमारे पास सैम्पलिंग या नॉन सैम्पलिंग एरर्स में क्या फ़र्क है। सैम्पलिंग एरर्स हमारे पास बेसिकली क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड द सैम्पलिंग एरर। आपके पास सैम्पलिंग एरर में एक जो बेस्ट चीज़ है, जो अच्छा रिस्पॉन्स ये होता है कि जैसे जैसे आपका सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है, आपका सैम्पल एरर जो है, सैम्पलिंग एरर, वो रिड्यूस होता जाता है, और एट द एंड जैसे आपकी कंप्लीट सेंसेस कंप्लीट होती है, जो आप कर रहे हो, पॉपुलेशन जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है जो भी आपने ली हुई है, तो आपका जो एरर है वो रिड्यूस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसमें आपके एट द एंड क्या आ जाता है कि x बार इक्वल आ जाता है म्यू के, तो जो आपका एरर आ रहा होता है वो आपका क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अच्छा, फिर आपसे अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि एरर और बायस में क्या फ़र्क है। ये वर्ड जो आपको मैं लिख रही हूँ बायस, इसका मैं बताऊँगी, इनमें फ़र्क यही होता है कि यहाँ तो एरर ख़त्म हो जाता है बट बायस को ख़त्म करना मुश्किल होता है। ये आपका टर्म टू टर्म साथ ही चल रहा होता है, बल्कि इंक्रीज़ होता जाता है। ये मैं साथ आपके बेसिकली नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी। अच्छा, सैम्पलिंग एरर में हमारे पास क्या है कि सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ हो गया, सैम्पलिंग एरर रिड्यूस्ड हो गया, और एट द एंड आपका बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। अच्छा, रिलायबिलिटी के लिए आपके पास क्या होता है कि वेरिएंस जितना स्मॉलर होगा उतनी रिलायबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। नॉन सैम्पलिंग एरर आपका क्या होता है कि पर्सनल जजमेंट है,
पर्सनल उसमें तमाम ह्यूमंस एरर्स के आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो हम कैसे कहते हैं कि वो गैदरिंग या प्रोसेसिंग के जब हम कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसमें आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एरर्स जो हैं वो शामिल होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जी फॉल्टी सैम्पलिंग फ्रेम सेलेक्ट कर लिया है, तो आपके पास अच्छे ट्रेनर्स नहीं है, एडिटिंग एंड कोडिंग में होगी, प्रॉपर सिलेक्शन आपने नहीं की, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की, तो ऐसे जितने भी हमारे पास मिस्टेक्स आ जाती हैं, गलतियां आ जाती हैं जो कि हम ह्यूमन एरर्स की वजह से आ रही हैं, वो नॉन सैम्पलिंग एरर्स में इंक्लूड होती हैं। और इनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, जब आपके पास क्वेश्चनियर्स इजी हों, ईमेल का प्रॉपर तरीका हो, क्वेश्चन ज़्यादा इजी हों, फिर आपके वेल ट्रेंड आपके पास टीम होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी नॉन सैम्पलिंग एरर को ख़त्म कर सकती हैं। बट फिर भी नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो ह्यूमंस पे है और वहाँ मिस्टेक आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो नॉन सैम्पलिंग एरर जो है उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, ऑल ह्यूमन एरर जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। अच्छा, ये तो डिफरेंस था बिटवीन द सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बायस और उनके सिलेक्शन के तरीके या बायस को ख़त्म करने का तरीका क्या है, और फिर बायस एंड एरर में क्या डिफरेंस है। तो ये भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूँगी। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कहीं से समझ नहीं आया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के, कि विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, सैम्पल्स हम जब बात करते हैं कि सैम्पल में बी सिलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग इज सेड टू बी विद रिप्लेसमेंट व्हेन फ्रॉम अ फिनाइट पॉपुलेशन अ sample unit is drawn, observed and then returned to the population before another unit is drawn। अब मैं आपको बता रही हूँ विद रिप्लेसमेंट का। यहाँ मैं आपको बताती हूँ पहले विद रिप्लेसमेंट। इसमें आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास जब भी हम बात कर रहे हैं विद रिप्लेसमेंट की, तो आपको पता चल रहा है कि उसी चीज़ को हमने दोबारा रिप्लेस करना है। एक तो आपके पास जो पॉपुलेशन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने माइंड में रखना है, इसी से आपकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। मैं पहले आप सुन लें। इसमें विद रिप्लेसमेंट में आपके पास क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फिनाइट पॉपुलेशन होगी, वो पॉपुलेशन जो काउंटेबल हो सकती है, नॉट इनफिनाइट पॉपुलेशन बट फिनाइट पॉपुलेशन। आपके पास फिनाइट पॉपुलेशन हो, उसमें से आपने जो यूनिट है वो क्या करना है, ड्रॉन करना है, आपने सेलेक्ट करना है। उस यूनिट को, सैम्पलिंग यूनिट को जब आप ड्रॉन करोगे देन आपने उससे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। एंड देन अगेन आपने क्या कर देना है, रिटर्न टू द पॉपुलेशन कर देना है। आपने क्या कर देना है, रिटर्न टू पॉपुलेशन। तो ये आपकी डेफिनेशन यहाँ विद रिप्लेसमेंट में हो जाती है, क्या क्लियर हो जाती है। हमारे पास क्या है विद रिप्लेसमेंट, कि सैम्पलिंग इज सेड टू बी विद रिप्लेसमेंट व्हेन फ्रॉम अ फिनाइट पॉपुलेशन, हम क्या कह रहे हैं, व्हेन फ्रॉम अ फिनाइट पॉपुलेशन अ सैम्पलिंग यूनिट इज ड्रॉन, हमने सैम्पलिंग यूनिट को ड्रॉन किया, देन ऑब्जर्व एंड देन रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर अनदर यूनिट इज ड्रॉन, के दूसरे यूनिट को ड्रॉन करने से पहले ही आपने उसको रिटर्न कर दिया। तो इसमें आपके पास क्या होती है, जो पॉपुलेशन का साइज होता है फिनाइट पॉपुलेशन का, वो आपका सेम रहता है, वो आपका चेंज नहीं होता। क्योंकि अब मैं इसी की एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बैग है, ठीक है, उसमें आपके पास डिफरेंट बॉल्स हैं। फॉर एग्जांपल उसमें आपके पास कितनी बॉल्स हैं, 8 बॉल्स हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हो, हमने क्या है कि फिनाइट पॉपुलेशन है, ओके ये फिनाइट पॉपुलेशन होगी, फिर हम उसमें से एक यूनिट ड्रॉन करते हैं, हमने जिस ले लिया वहाँ से यूनिट, सैम्पलिंग यूनिट को ड्रॉन कर लिया। उस यूनिट को फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ लिए ना, जहाँ 7 यूनिट रह गए, एक यूनिट हमने बाहर ले लिया, हमने एक सिलेक्ट किया यूनिट, अब उसको हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया है। ठीक है, ऑब्जर्व किया है और अगेन हमने उसे रिटर्न टू द पॉपुलेशन कर दिया। तो वो 8 के 8 ही रहेंगे, कम नहीं होंगे, बल्कि उस यूनिट को हमने एज अ सेलेक्ट किया। ठीक है, फिर उसे ऑब्जर्व किया, देन रिटर्न टू द पॉपुलेशन कर दिया है। बिफोर सेलेक्टिंग एन अदर यूनिट, हमने एक नया यूनिट सेलेक्ट करने से पहले उसको अगेन वापस कर दिया बैग में। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, इसकी जो साइज़ है पॉपुलेशन को वो आपके पास सेम रहता है। तो ये हमारे पास आ जाती है विद रिप्लेसमेंट की टर्म।
अच्छा, विद रिप्लेसमेंट ये तो हमारे पास आ गया। द पॉपुलेशन इन दिस केस रिमेन सेम एंड अ सैम्पलिंग यूनिट माइट बी सिलेक्टेड मोर देन वंस। अब हमारे पास क्या होता है कि आपको मैंने बता दिया कि इसमें जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। और आपके पास क्या होगा कि जो हम यूनिट सेलेक्ट करें हो सकता है वो मोर देन वंस टाइम्स सेलेक्ट हो, ठीक है, क्योंकि हम तो एज ए सैम्पल सेलेक्ट करें। इफ़ ऑन द अदर हैंड अ सैम्पलिंग यूनिट इज चूजन एंड नॉट रिटर्न टू द पॉपुलेशन फॉर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व द सैम्पलिंग इज सेड टू बी विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट हमारे पास क्या आ जाती है, देखिए मैं इधर इसी को डिस्कस कर देती हूँ। विदाउट रिप्लेसमेंट, हमने विद रिप्लेसमेंट तो हमें समझ आ गया। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है कि हमारे पास क्या है, फिनाइट पॉपुलेशन है, हमने उसमें से सैंपल यूनिट को क्या किया, ड्रॉन किया, देन ऑब्जर्व किया एंड देन नॉट रिटर्न टू पॉपुलेशन, और उससे हमने पॉपुलेशन में रिटर्न नहीं किया। अब इसके भी मैं एग्जांपल देती हूँ। सेम ऐसी एग्जांपल है कि एक हमारे पास बैग है जिसमें हमारे पास कितने यूनिट हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 यूनिट हैं। हमने क्या किया है, उसमें से एक सैंपल जो है वो सेलेक्ट किया, उसे ड्रॉन किया है, फिर उसी सैंपल को हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया है एंड फिर उसको हमने रिटर्न नहीं किया है। इसको हमने रिटर्न जो है वो नहीं किया है बल्कि इसको हमने आउट ही कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, कि आप फिनाइट पॉपुलेशन में से अपनी सैम्पलिंग यूनिट्स को ड्रॉन करते हो, देन ऑब्जर्व करते हो, बट नॉट रिटर्न टू द पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये आपकी क्या आ जाती है, डेफिनेशन भी आ जाती है और आपको इधर से समझ, तो ये क्लियरली आप देख लें स्टूडेंट, इनमें डिफरेंस। फिर हमारे पास क्या होता है, हियर द सैम्पलिंग यूनिट्स कैन नॉट बी सिलेक्टेड अगेन फॉर द सैम्पल एज यूनिट्स ड्रॉन और नॉट रिप्लेस। फिर हम तो इधर कहते थे कि हमारे पास जो सैम्पल साइज होता है वो सेम रहता है, पॉपुलेशन साइज जो है वो हमारे पास सेम रहता है, बट यहाँ हमारे पास पॉपुलेशन साइज सेम नहीं रहता बल्कि कम होता जाता है क्योंकि हम उस यूनिट को निकाल देते हैं। देन आप कहते हो कि आपका यहाँ जो यूनिट हमारे पास विद रिप्लेसमेंट में सेलेक्ट हो रहे हैं वो आप हो सकता है मोर देन वंस टाइम भी सिलेक्ट हो, बट यहाँ आपके पास ये सिचुएशन नहीं होती क्योंकि आप जब एक यूनिट निकाल देते हो, आप उसको दोबारा रिटर्न नहीं करते हो, तो जो आपका यूनिट है वो ओनली वन टाइम ही एज अ यूनिट सेलेक्ट होगा। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, व्हेन सैम्पलिंग इज परफॉर्म विद रिप्लेसमेंट अ फिनाइट पॉपुलेशन कैन थ्योरेटिकली बी कंसिडर एज एन इनफिनाइट पॉपुलेशन एंड ए सैम्पल ऑफ एनी साइज कैन बी ड्रॉन बिकॉज पॉपुलेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंस आ जाता है विद सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। आई होप स्टूडेंट आपको इनका डिफरेंस समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स के बारे में कि हमारे पास सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं। अगर इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है या आपको विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पलिंग बायस। हमने पहले डिस्कस किया था सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स के बारे में, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सैम्पलिंग बायस। बायस वैसे तो मिस्टेक को कह रहे होते हैं, ठीक है, बट हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि इन अ सर्वे सैम्पलिंग द वर्ड बायस मीन अ सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ एरर विच डिप्राइव्स अ सर्वे रिजल्ट्स ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिवनेस। अच्छा, तो वर्ड बायस मीन मैं लिख देती हूँ, word bias means a systematic component of error which survey result of its representativeness। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं द वर्ड बायस मीन्स अ सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ एरर, विच डिप्राइव्स द सर्वे रिजल्ट ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिवनेस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक आ रहा है सिस्टमैटिक कंपोनेंट, ठीक है,
कि ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टमैटिक कंपोनेंट है। क्योंकि जब भी आप सैम्पलिंग सर्वे की बात करते हो ना, कि जब हम सैम्पलिंग सर्वे कर रहे हैं, तो सर्वे जो होते हैं वो एक हमारे पास क्या होते हैं कि सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए, फिर हमें एक टीम तैयार करनी पड़ती है, फिर हमने उस डेटा को ऑब्जर्व करना होता है, तो रिजल्ट को ऑब्जर्व करना होता है, फिर हमने क्या उसका रिजल्ट निकालना होता है। तो ये तमाम जो है ना एक सिस्टमैटिक कंपोनेंट में इंक्लूड होता है। तो जब भी आप सैम्पलिंग सर्वे करोगे तो जो वर्ड बायस है उसका मतलब क्या होगा कि अ सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ एरर। ये हमारे पास क्या है, सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ एरर है। एक सिस्टम के अंदर जो है ये एरर आ रहा है विच डिप्राइव्स अ सर्वे रिजल्ट ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिवनेस। जब आप वो सर्वे रिजल्ट को रिप्रेजेंट करोगे उसमें वो जो एरर होगा वो डिप्राइव होगा, उसी में ही होगा, और ये ख़त्म नहीं होता है, बल्कि जी एज अ साथ साथ आप कह सकते हो। बट जब हम एरर की बात करते हैं तो हम कहते थे जी हमारा सैम्पल साइज इंक्रीज होता जाएगा, एट द एंड हमारे पास एरर खत्म हो जाएगा। बट सैम्पल बायस जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो वर्ड बायस मीन अ सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ एरर विच डिप्राइव्स द सर्वे रिजल्ट ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिवनेस। फिर हम क्या कहते हैं कि बायस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रैंडम एरर। बात वही आ गई इन द सेंस दैट रैंडम एरर बैलेंस आउट इन द लॉन्ग रन, वाइल बायस इज कैम्युलेटिव एंड डज नॉट बिकम लेस एज द सैम्पल साइज इंक्रीज। बायस इज इंट्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग। हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास क्या होता है, कैम्युलेटिव होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, बढ़ता जाता है, उसमें जमा होता जाता है। आप सैम्पलिंग हम बात कर रहे थे कि सैम्पलिंग एरर जो हमारे पास था वो क्या कहते थे, हम कहते कि जी हमारा सैम्पल साइज़ जो है, सैम्पल साइज़ वो बड़ा है, तो जो हमारे पास एरर वो हमारे पास क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, और एट द एंड हम कहते थे एक्स बार इज इक्वल्स टू म्यू हो जाता है कि वो सैम्पलिंग एरर ही ख़त्म हो जाता है। बट बायस की जब आप बात करते हो तो बायस में हमारे पास क्या होता है कि जैसे जैसे सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है, इसी तरह जो आपका बायस है, जो एरर है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, बट कि वो कैम्युलेट होता जा रहा है। तो ये चीज़ अच्छा, अब इसके मेथड्स क्या हैं मैं वो आपको बता देती हूँ, जो हमारे पास मेथड्स हैं फॉलोइंग ऑफ द बायस को। अब ये तो हमारे पास डिफरेंस आ गया इसका, मैं अगेन इसको रिपीट कर रही हूँ। इन अ सर्वे सैम्पलिंग the word bias means a systematic component of error which deprives the survey results of its representativeness. Bias is different from the random error in the sense that the random error balance out in the long run, while bias is cumulative and does not become less at the sample size increase. अब bias introduced by the following method of selection. अब हमारे पास इसके मेन 5 मेथड जो है सिलेक्शन के। फर्स्ट हमारे पास जी आ जाता है डेलिब्रेट सिलेक्शन। ये हमारे पास क्या है, डेलिब्रेट सिलेक्शन। अच्छा, डेलिब्रेट सिलेक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, फर्स्ट हमारे पास टर्म जो है मेथड्स ऑफ द बायस है कि बायस ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम डेलिब्रेट सिलेक्शन विच इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, डेलिब्रेट सिलेक्शन हमारे पास आज़ादाना सिलेक्शन है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, इसमें आपके पास आ जाती है पर्सनल जजमेंट। क्या आ जाती है, पर्सनल जजमेंट आ जाती है। और जब पर्सनल जजमेंट आ जाती है तो स्टूडेंट, अगर आपके पास जो ट्रेनर है वो वेल ट्रेन नहीं है, या जब भी आप क्योंकि ह्यूमंस हैं तो हमारे पास मिस्टेक के आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो पर्सनल जजमेंट जब आपके पास आ जाती है तो वहाँ आपके मिस्टेक्स के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। डेलिब्रेट सिलेक्शन आज़ादाना सिलेक्शन आप कह सकते हो उर्दू में, कि बायस ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द डेलिब्रेट सिलेक्शन विच इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेटिव। जो हमारे पास बेस करता है पर्सनल जजमेंट पे, जो चीज़ आप रिप्रेजेंट कर रहे हो व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेटिव, तो इसमें आपके एरर के चांसेस, बायस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, सेकेंड आप कहते हो सब्सटीट्यूशन। देखिए, नेम से ही पता चल रहा है, यहाँ हमने डेलिब्रेट सिलेक्शन का, यहाँ भी आपको पता है आज़ादाना सिलेक्शन, कि हम पर्सनल जजमेंट बेस कर रहा होता है जो चीज़ हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब सब्सटीट्यूशन भी आपको पता चल रहा है नेम से कि हम सब्सटीट्यूट करेंगे। आपके पास अक्सर ये होता है कि आपके पास यूनिट कह लो, या आपके पास मेंबर्स जो हैं कोई प्रॉब्लम आ जाता है, आपको सब्सटीट्यूट करने पड़ते हैं, तो वहाँ भी बायस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ मिस्टेक आने के चांसेस आ जाते हैं ना, कि हो सकता है वो पता ना कौन सा जो पहला आपके पास ट्रेनर हो वो ज़्यादा वेल ट्रेन हो, मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हों, या पता ना वो कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं,
सेकंड जो आप मेंबर सेलेक्ट करोगे हो सकता है वो उसको ज़्यादा अंडरस्टैंड ना कर सकते हैं, तो वहाँ आपके पास मिस्टेक के चांसेस आ जाते हैं। इसको आप कह सकते हो कि समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेक कॉन्टैक्ट विद सर्टन मेंबर्स और इंफॉर्मेटिव इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम सर्टन यूनिट्स, देन वी सब्सटीट्यूट मेंबर्स और यूनिट्स दैट आर कन्वीनियंटली अवेलेबल। सब सब्सटीट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बायस, तो वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं बायस में, बायस का। देन इनकम्प्लीट कवरेज, ये भी आपको नेम से पता चल रहा है। इनकम्प्लीट हमारे पास क्या है, कवरेज। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या होता है, बायस आल्सो इमर्ज व्हेन वी फेल टू कवर द होल ऑफ द selected sample. For example, we select a sample through mail questionnaire, we get a biased sample, there are a large number of non-respondents to the survey. इनकम्प्लीट कवरेज, देखें हमारे पास जब कवरेज जो है वो इनकम्प्लीट हो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चनियर्स का आपको मेथड का पता है कि क्वेश्चनियर्स हमारे पास क्या होते हैं कि हम क्वेश्चंस सेंड करते हैं बाय द ईमेल, फिर वो हमें क्या करते हैं, जवाब देते हैं जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, तो उसके ज़रिए हम अपने जो सैम्पल सेलेक्ट किए होते हैं, जिनको हम क्वेश्चंस भेजते हैं, उनसे हम अपना रिज़ल्ट कंक्लूड करते हैं। बट बायस कहाँ इमर्ज होता है, जब आपके पास क्वेश्चनियर्स में जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट होती है, कि जो इनकम्प्लीट कवरेज है ना वो बायस के आने का चांसेस बन सकती हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा फोर्थ में हमारे पास क्या आ जाता है, हैफज़र्ड सिलेक्शन। आपके पास हैफज़र्ड सिलेक्शन। अच्छा हैफज़र्ड सिलेक्शन आप ये कह सकते हो कि इत्तफाकन कोई चीज़ सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। हैफज़र्ड सिलेक्शन आपको क्या कह सकते हो कि कोई चीज़ इत्तफाकन सेलेक्ट कर लेना। हैफज़र्ड ह्यूमन सिलेक्शन कैन बी इंट्रोड्यूस बायस एज एवरी ह्यूमन बीइंग्स हैज़ अ टेंडेंसी अवे फ्रॉम द रैंडमनेस इन हिज चॉइसेस। अच्छा अब आपको पता है कि तमाम ह्यूमंस जो है उनकी चॉइसेस सेम नहीं होती हैं, ठीक है। फिर उनके जो सिलेक्शन का तरीका होगा वो सेम नहीं होगा। तो जो हमारे पास ह्यूमन बीइंग हैज़ अ टेंडेंसी अवे फ्रॉम रैंडमनेस इन हिज चॉइसेस, तो वहाँ आपके बायस के इंट्रोड्यूस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। हैफज़र्ड सिलेक्शन आप कहते हो कि इत्तफाकन ज़्यादाना कोई चीज़ आपने सेलेक्ट कर लेना, तो उसको हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि जो हमारे पास बायस जो इंट्रोड्यूस होते हैं, कि हम कहते हैं कि हर इंसान जो है उसकी टेंडेंसी जो है रैंडमनेस ऑफ चॉइसेस जो हैं वो डिफरेंट होती है, तो वहाँ आपके पास बायस के आने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। नंबर फिफ्थ लास्ट वन हम कहते हैं इनएडिक्वेट इंटरव्यूइंग। अच्छा इसमें हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट कि बायस आल्सो इंटर्स व्हेन द इंटरव्यूइंग इज हैस्टली इनकम्प्लीट एंड मिसलीडिंग। आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास इंटरव्यू आए वो एक तो इनकम्प्लीट हो, मिसलीडिंग हो, गलत गाइड किया गया हो, तो वहाँ आपके पास इसके आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा ये हमारे पास आ गया सैम्पलिंग बायस। अब स्टूडेंट सैम्पलिंग बायस मैं अगेन आपको डिस्कस कर देती हूँ कि हमारे पास बेसिकली क्या है। देखिए सैम्पलिंग बायस पहले हमने पढ़ा था सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर में हमने क्या कहा था कि हमारे पास जैसे जैसे सैम्पल साइज बढ़ता है, क्योंकि सैम्पलिंग एरर डिफरेंस है बिटवीन द सैम्पल स्टैटिस्टिक एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर का, हम कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा सैम्पल साइज इंक्रीज होगा हमारा जो एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा। बट बायस में ऐसा नहीं होता। बायस क्यों डिफरेंट है कि जैसे जैसे आपका एरर सैम्पल साइज बढ़ता जाएगा एरर भी कैम्यूलेट होता जाएगा, जमा होता जाएगा और वो आपका डिलीट नहीं होगा। अच्छा इसमें हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि सर्वे सैम्पलिंग, जब हम सैम्पलिंग सर्वे करते हैं, कोई सर्वे कर रहे हैं, तो देखें सर्वे हमारे पास क्या होता है, एक सिस्टमैटिक मैनर में होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वर्ड बायस मीन अ सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ अ एरर विच डिप्राइव्स द सर्वे रिजल्ट्स ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिवनेस, कि जब किसी सर्वे रिजल्ट का हम जो रिजल्ट है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सिस्टमैटिक कंपोनेंट, वहाँ अगर बायस आ जाता है तो वो कैम्युलेट होता रहता है और बढ़ता जाता है और उसको हम ख़त्म करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा इसके मेथड्स, ये तो डिफरेंस आ गया हमारे पास। अच्छा मेथड्स हमारे पास क्या हैं कि सैम्पलिंग बायस के आप काइंड्स भी कह सकते हो, मेथड्स भी कह सकते हो। आप कहते हो इंट्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सिलेक्शन है, बायस जो इंट्रोड्यूस होता है वो बाय द फॉलोइंग मेथड ऑफ सिलेक्शन। अब आपके पास जो मेथड्स हैं वो हमारे पास 5 हैं। एक डेलिब्रेट सिलेक्शन है, इसको हम कहते हैं आज़ादाना सिलेक्शन, जिसमें हमारे पास बेस करता है पर्सनल जजमेंट पे, और जहाँ हमारे पास क्या होता है कि जब आप किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो पर्सनल जजमेंट में वहाँ हमारे पास बायस के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि आपके पास अगर मेंबर्स सब्सटीट्यूट करने पड़ जाए, यूनिट सब्सटीट्यूट करने पड़ जाए किसी रीज़न की बुनियाद पे, तो आपके पास क्या होता है वहाँ बायस के इंट्रोड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
इनकम्प्लीट कवरेज क्या होती है कि जो आपने यूनिट सेलेक्ट किया है अगर उसकी कवरेज जो है वो इनकम्प्लीट है बाय द क्वेश्चन एयर तो आपके पास बायस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह हैफाजर्ड सिलेक्शन हमारे पास क्या होता है, इत्तफाकन कोई चीज़ सेलेक्ट कर लेना, तो हैफाजर्ड सिलेक्शन में हमारे पास क्या होता है, बायस के इंट्रोड्यूस्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि हैफाजर्ड सिलेक्शन के लिए कि इंट्रोड्यूस बायस एज एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ टेंडेंसी अवे फ्रॉम रैंडमनेस इन हिज चॉइस, कि हमारे पास तमाम इंसान जो है उनकी जो चॉइसेस हैं वो रैंडमनेस होते हैं। तो हैफाजर्ड सिलेक्शन में जो बायस के चांसेस हैं वो आ जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। इनएडिक्वेट इंटरव्यूइंग है कि अगर हमारे पास इंटरव्यू जो है वो आपने प्रॉपर नहीं लिया है, मिसलीड है, हेजिटेशन वाला है एंड इनकम्प्लीट है, तो आपके पास तब भी बायस के आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये तो स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक था सैम्पलिंग बायस से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने नए टॉपिक के साथ आएंगे। आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी, इन मेथड्स की समझ आई होगी। आपसे अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाता है कि जी सैम्पलिंग बायस एंड सैम्पलिंग एरर में डिफरेंस क्या है, या सैम्पलिंग बायस क्या है, या इसके मेथड्स क्या हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल है, बट उसमें हम अब सेकंड टर्म को डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने सिंपल रैंडम सैंपल डिस्कस किया था, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। कि हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल हमारे पास क्या होता है। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल की कुछ चीज़ें। एक तो हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन को, और होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब मैं इसका बताती हूँ कि आ सैंपल ऑफ size n is defined to be stratified random sample if it is selected from a population which has been divided into number of non-overlapping groups or subpopulation called strata। अब हम जो हमारी population है हम कहते हैं, यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि हम कहते हैं कि a sample of size n is defined to be stratified random sample। अगर हम क्या कहते हैं, if it is selected, अब sample जो है if it is selected from a population, अब इसमें हम कहते हैं sample साइज n जो है वो हम इफ़ इट इज़ सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन विच पॉपुलेशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स। ये किस में डिवाइड होता है, नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स एंड सब रैंडम्स सब पॉपुलेशन कॉल स्ट्रेटा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंड सब पॉपुलेशन ये हमारे पास कहलाता है स्ट्रेटा। सच दैट पार्ट ऑफ सैम्पल इज ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम ईच स्ट्रेटम। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि दैट पार्ट ऑफ सैम्पल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। ये जो हम पार्ट सैम्पल का ड्रॉन करते हैं ना, उसको हम स्ट्रेटम में से लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हम इसको कहते हैं अ सैम्पल ऑफ साइज n इज डिफाइंड टू बी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल इफ इट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन have been divided into the number of non-overlapping groups and subpopulation called the strata. That part of sample is drawn at random from each stratum. State differently at heterogeneous population. अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती हैं, बट हमने इसको सिमिलरली करना होता है होमोजीनियस पॉपुलेशन में। होमोजीनियस पॉपुलेशन लेनी होती है, ठीक है, हम इसको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। मेन चीज़ इसका क्या होता है कि जो आपके पास पॉपुलेशन होती है वो लार्ज होती है, आपने उसका जो सैम्पल है उसको मेन डिवाइड करना होता है सब ग्रुप्स में, बट वो नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स। ओवरलैपिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ रही होती हैं, बट ये हमारे पास क्या होने चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स होने चाहिए, या सब पॉपुलेशन इसको कह सकते हो, और ईच स्ट्रेटा कह सकते हो। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल है, यहाँ हमारे पास आ जाती है। फिर हम कहते हैं कि पॉपुलेशन में बी स्ट्रेटिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज सच एज अ लार्ज, मीडियम एंड small, to the administrative grouping such as a province and distinct to the geographical area such as urban and rural, characteristics such as the age group, family size, education, tastes of consumer. The advantage of stratified random sampling are low cost. अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्या बताऊँ
कि जो हमारे पास पॉपुलेशन है ना मे बी स्ट्रेटिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज सच एज अब हमारे पास क्या हो सकता है, लार्ज हो सकता है, मीडियम हो सकता है, स्मॉल हो सकता है। ये क्या है कि नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स में हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते होते हैं, ठीक है। अब वो स्ट्रेटिफाइड हमारे पास क्या हो जाता है, स्ट्रेटा, ईच सब पॉपुलेशन इज कॉल्ड द स्ट्रेटा। ये हमारे पास स्ट्रेटा हैं 3। अब हम कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो हो सकता है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड के अकॉर्डिंग कि वो लार्ज हो, मीडियम हो या स्मॉल हो, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुपिंग में हम क्या कह सकते हैं, या हमारे पास प्रोवेंसेस आ जाते हैं, हम उनको डिवाइड कर लेते हैं ना, स्ट्रेटिफाइड कर लेते हैं, स्ट्रेटा बना लेते हैं। या हमारे पास क्या आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, इस तरह हम डिवाइड कर लेते हैं। फिर हमारे पास अगर जियोग्राफिकल हम ले रहे हैं तो हम कहते हैं एरिया सच एज अर्बन एंड रूरल एरिया में हम क्या कर लेते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं, ये स्ट्रेटा बना लेते हैं इनके। अब देखें अर्बन एरियाज़ हो सकता है रूरल एरिया से ज़्यादा बड़े हों, ठीक है। तो ये चीज़ जो है बड़े छोटे हो सकते हैं, बट आपने उनको मेन अब नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स में डिवाइड करना है। उस तरह आपके लिए जो पॉपुलेशन है जब लार्ज होती है तो आप उसे ईजिली डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब इसी के मैं आपको एडवांटेज बताती हूँ कि आपके पास एडवांटेज क्या होंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल के। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास जो एडवांटेजेस होते हैं इसके, अक्सर हमसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। तो आपको स्ट्रेटा में तो हमने डिवाइड कर दिया है, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया। फिर उनमें से हम सैंपल लेके जो हमने उस पर ऑब्जर्वेशन करनी होती है, हमने उस पर वर्क करना होता है, वो हमारे लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन के लिए हमें करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब इसके एडवांटेजेस हमारे पास क्या हो जाता है कि हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल जब हम उसे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, लो कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या हमारे लिए क्या हो जाएगी, टाइम सेविंग भी आपके पास हो जाएगी कि बड़ी पॉपुलेशन को आपने अगर ऑब्जर्व करना है तो उससे आप जो छोटे छोटे ग्रुप्स लोगे उसको आप बेटर ऑब्जर्व कर सकते हो और टाइम सेव कर सकते हो। फिर ग्रेटर एक्यूरेसी आ जाता है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, एक्यूरेसी आपके पास आ जाएगी। फिर बेटर कवरेज हमारे पास क्या होगा कि जब आपके पास जो पॉपुलेशन है, अगर हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है, उसको कवर करना हमारे लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए एक तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, फिर टाइम बहुत ज़्यादा, फिर हमें उसी तरीके से ट्रेन पीपल भी चाहिए होंगे। बट अगर हम उसी को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे और वहाँ अपनी वेल ट्रेन जो हमारी टीम होगी उसको भेजेंगे तो वो आपके लिए क्या करेगी, बेटर कवरेज कर सकेगी, क्योंकि आपके पास एरिया कम होगा और आपके पास जो पर्सन है वेल ट्रेन होंगे तो वो आपको जो बेटर कवरेज है ना उसको आप कंप्लीट कर सकेंगे। तो हमारे पास यहाँ आ जाता है बेटर कवरेज। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल इज यूज्ड व्हेन वेरिएशन अमंग स्ट्रेटा आर ग्रेटर देन द वेरिएशन विद इन द स्ट्रेटा। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि ये यूज़ कहाँ होता है। ये फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रेटा एक ले लिया अपना, ठीक है, हमने इसको पॉपुलेशन को सम ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल यूज़ कहाँ होती है, व्हेन वेरिएशन अमंग स्ट्रेटा आर ग्रेटर, कि इनके दरमियान जो वेरिएशंस है ना स्ट्रेटा के दरमियान वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वेरिएशन विद इन द स्ट्रेटा। कि अगर हम विद इन स्ट्रेटा देखें तो विद इन स्ट्रेटा जो वेरिएशन है वो कम होती है, बट अमंग द स्ट्रेटा जो वेरिएशंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। देन वी यूज़ द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल हम तभी यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट सम पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन इज़ डिज़ायर्ड, और इसलिए हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी नीड द पॉपुलेशन सम पार्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। हमें ओवरऑल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है, बल्कि हमें किसी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जिन्हें हम कहते हैं कि हमें अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में से अगर रूरल की चाहिए तो हम मुख्तलिफ स्ट्रेटा में डिवाइड करके हम रूरल एरियाज़ की इंफॉर्मेशन जो है ले लेंगे। तो वो डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन जो होती है ना, अगर हमने लेनी होती है तो उसके लिए भी हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास एक इसमें पर्पज़, इसका जो है मेन पर्पज़ हमने डिस्कस करना है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल यूज़ करने का पर्पज़ क्या है। तो अब मैं आपको इसका पर्पज़ बताती हूँ कि हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल जो है वो यूज़ करने का पर्पज़ क्या है। मेन जो पर्पज़ इसके आप कह सकते हो, बेसिकली जो मेन पर्पज़ हैं वो आपके पास 3 पर्पज़ हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल जो कि प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल्स की काइंड्स में दूसरे नंबर पे आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। उसका जो पर्पज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करने लगी। फर्स्ट आप कहते हो स्ट्रेटा ऑब्टेन्ड बाय सब डिवाइडिंग द हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास हेट्रोजीनियस
पॉपुलेशन होती है उसको हम क्या करते हैं, इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, होमोजीनियस ग्रुप्स क्या होते हैं कि जो ज़्यादातर सिमिलर लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रेटा ऑब्टेन बाय सब डिवाइडिंग हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। वो ये जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होते हैं हम इनको इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें वही इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो हमें डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है दोनों ग्रुप्स में से। अच्छा, सेकेंड जो इसका पर्पस होता है, हम कहते हैं कि सेकेंडली इट प्रूव्स इम्प्रूव्ड एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। इट प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड एस्टिमेट्स, हमें ये प्रोवाइड करता है इम्प्रूव एस्टिमेट। इम्प्रूव एस्टिमेट्स क्या होते हैं कि हम जो हमें क्वेश्चंस चाहिए और जिन पे हम वर्क कर रहे हैं, अगर हम फुल पॉपुलेशन लेंगे, अगर आपकी पॉपुलेशन लार्ज है तो उसमें आपके लिए जो फाइंड करने हैं वो क्वेश्चन वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। जब हम उसको डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हो तो आपको जो आपके वर्कआउट करने में आसानी हो जाती है, और इस तरह जो आप को एस्टिमेट हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड इम्प्रूव एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्डली इट रिड्यूस द वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर। अच्छा, ये क्या करते हैं, रिड्यूस वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर। अच्छा, ये हमें क्यों कहा गया है कि इट आल्सो, जो इसका पर्पस है कि इट्स आल्सो रिड्यूस वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर। वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर आपको मैंने बताया था कि जितना स्मॉलर आपका वेरिएंस होगा उसकी जो रिलायबिलिटी है वो इतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है, वो इतना ज़्यादा रिलायबल होगा। वेरिएंस जितना कम होगा, हमारे पास जो वेरिएंस है वो जितना कम होगा, जितना स्मॉलर होगा, आपके जो एस्टिमेटर आपको जो है वो ज़्यादा बेटर मिलेगा। आपके पास जो रिलायबिलिटी है, जो क्वेश्चंस या एस्टिमेटर जो आप ले रहे हो उसकी जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो स्मॉलर द वेरियंस, रिलायबिलिटी विल बी इम्प्रूव, तो रिड्यूस वेरियंस ऑफ एस्टिमेटर। तो ये हमारे पास 3 पर्पस आ जाते हैं मेन यूजिंग फॉर द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। अच्छा स्टूडेंट, ये तो प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपल्स के हमारे पास क्या था, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल सेकंड नंबर पे था जो कि हमने डिस्कस। नेक्स्ट इंशाल्लाह सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल एंड क्लस्टर सैंपल को भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल्स जो प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल्स का जो पार्ट था वो समझ आया होगा। अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी है किसी किस्म की, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर दूंगी। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल। प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल क्या है इसको बताएंगे। पहले मैं आपको वैसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपल एंड नॉन प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपल, इनमें डिफरेंस भी बता चुकी हूँ और डेफिनेशन भी बता चुकी हूँ, बट थोड़ा बहुत मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। अच्छा, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल एक ही है। प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं या रैंडम सैंपल कहते हैं। हम कहते हैं सैंपल इज कॉल्ड अ रैंडम सैंपल इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सिलेक्शन फॉर ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन इज नॉन। अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो पॉपुलेशन में से, क्योंकि पॉपुलेशन में से हम क्या सिलेक्ट करते हैं, सैंपल, तो जब आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो तो वो कहते हैं कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, अगर ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि a sample is called a random sample if the probability of selection for each unit in the population is known, is called prior to sample selection is called a probability and random sample। हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल्स हमारे पास क्या कहती है, हम कहते थे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, मल्टी स्टेज, क्लस्टर, मल्टी फेज एंड सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल्स की क्या हैं, काइंड्स हैं, टाइप्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो जितनी भी हमने काइंड्स बताई हैं ये मैं साथ साथ आपको डिस्कस करती जाऊँगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सिंपल, जो फर्स्ट इसकी काइंड है सिंपल रैंडम सैंपल।
अच्छा, सिंपल रैंडम सैंपल हमारे पास क्या है, पहले मैं आपसे वो डिस्कस करती हूँ कि हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपल क्या है। अ सैंपल इज डिफाइंड टू बी अ सिंपल रैंडम सैंपल और इट्स आल्सो शोज बाय SRS, एब्रीविएशन है इसकी, जिसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपल। तो आपके पास क्या है कि सिंपल रैंडम सैंपल जो है वो कैसे डिफाइन होगा, इफ़ इट इज़ सेलेक्टेड इन सच अ मैनर। फर्स्ट आप कहते हो कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। अब आपके पास क्या है कि ईच यूनिट इन पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन अ सैंपल। देन सेकेंड आप कहते हो कि ईच पॉसिबल सैंपल ऑफ द सेम साइज हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास क्या है, each possible sample of same size has an equal probability ऑफ बीइंग एंड सैम्पल सेलेक्टेड। अगर ये दो चीज़ें हमारे पास हैं देन इट्स कॉल्ड अ सिंपल रैंडम सैंपल। तो हम क्या कहते हैं कि अ सैंपल इज डिफाइंड टू बी अ सिंपल रैंडम सैंपल, इट्स आल्सो शोज बाय SRS मीन सिंपल रैंडम सैंपल इफ़ इट इज़ सेलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट ईच यूनिट। अब ये दो हमारे पास सिचुएशन जो है फुलफिल होना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल, एंड सेकेंडली आप कहते हो कि ईच पॉसिबल सैंपल ऑफ द सेम साइज हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग दिस सैंपल सेलेक्टेड। अगर ये दो सिचुएशन के हमारे पास क्या है कि पॉपुलेशन के जो आप यूनिट सेलेक्ट करें एक तो उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। फिर आप कहते हो कि ईच पॉसिबल सैंपल जो आपका है वो सेम साइज होना चाहिए और इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, देन वी कैन से दैट इट्स अ सिंपल रैंडम सैंपल। तो ये आपकी डेफिनेशन भी हो जाती है एंड सिचुएशन फॉर फुलफिलिंग सेटिस्फाई करने के लिए सिंपल रैंडम सैंपल को ये भी आपके पास आ जाती है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, सेकेंड हम कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल के मेथड क्या है। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड क्या है कि सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दैट इज शो SRS। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब हमारे पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट ये बहुत इजी मेथड है और ये आम रूटीन में भी आप अक्सर यूज़ कर रहे होते हो, तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल। प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल क्या है इसको बताएंगे। पहले मैं आपको वैसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपल एंड नॉन प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपल, इनमें डिफरेंस भी बता चुकी हूँ और डेफिनेशन भी बता चुकी हूँ, बट थोड़ा बहुत मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। अच्छा, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल एक ही है। प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं या रैंडम सैंपल कहते हैं। हम कहते हैं सैंपल इज कॉल्ड अ रैंडम सैंपल इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सिलेक्शन फॉर ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन इज नॉन। अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो पॉपुलेशन में से, क्योंकि पॉपुलेशन में से हम क्या सिलेक्ट करते हैं, सैंपल। तो जब आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो तो वो कहते हैं कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, अगर ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि a sample is called a random sample if the probability of selection for each unit in the population is known, is called periodic sample selection is called a probability and random sample। हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल्स हमारे पास क्या कहते हैं कि हम कहते थे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, मल्टी स्टेज, क्लस्टर, मल्टी फेज एंड सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल्स की क्या हैं, काइंड्स हैं, टाइप्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो जितनी भी हमने काइंड्स बताई हैं ये मैं साथ साथ आपको डिस्कस करते जाऊँगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सिंपल, जो फर्स्ट इसकी काइंड है सिंपल रैंडम सैंपल। अच्छा, सिंपल रैंडम सैंपल हमारे पास क्या है, पहले मैं आपसे वो डिस्कस करती हूँ कि हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपल क्या है। अ सैंपल इज डिफाइंड टू बी अ सिंपल रैंडम सैंपल और इट्स आल्सो शोज बाय SRS, एब्रीविएशन है इसकी, जिसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपल। तो आपके पास क्या है कि सिंपल रैंडम सैंपल जो है वो कैसे डिफाइन होगा, इफ़ इट इज़ सेलेक्टेड इन सच अ मैनर। फर्स्ट आप कहते हो कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। अब आपके पास क्या है कि ईच यूनिट
each unit in population has an equal probability of being included in a sample. Then second आप कहते हो कि each possible sample of the same size has an equal probability. अब हमारे पास क्या है, each possible sample of same size has an equal probability of being and sample selected. अगर ये दो चीज़ें हमारे पास हैं then it's called a simple random sample. तो हम क्या कहते हैं कि a sample is defined to be a simple random sample. It's also shows by SRS mean simple random sample if it is selected in such a manner that each unit. अब ये दो हमारे पास सिचुएशन जो है फुलफिल होना चाहिए. फर्स्ट हमारे पास क्या है कि each unit in the population has an equal probability of being included in the sample. And secondly आप कहते हो कि each possible sample of the same size has an equal probability of being the sample selected. अगर ये दो सिचुएशन के हमारे पास क्या है कि पॉपुलेशन के जो आप यूनिट सेलेक्ट करें एक तो उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए. फिर आप कहते हो कि ईच पॉसिबल सैंपल जो आपका है वो सेम साइज होना चाहिए और इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए. देन वी कैन से दैट इट्स अ सिंपल रैंडम सैंपल. तो ये आपकी डेफिनेशन भी हो जाती है एंड सिचुएशन फॉर फुलफिलिंग सेटिस्फाई करने के लिए सिंपल रैंडम सैंपल को ये भी आपके पास आ जाती है. अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, सेकेंड हम कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल के मेथड क्या है. ठीक है, तो हमारे पास सेकंड क्या है कि सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दैट इज शो SRS. ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. अब हमारे पास 3 मेथड होते हैं. फर्स्ट ये बहुत इजी मेथड है और ये आम रूटीन में भी आप अक्सर यूज़ कर रहे होते हो तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल. प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल क्या है इसको बताएंगे. पहले मैं आपको वैसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपल एंड नॉन प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपल इनमें डिफरेंस भी बता चुकी हूँ और डेफिनेशन भी बता चुकी हूँ, बट थोड़ा बहुत मैं आपको फिर भी बता रही हूँ. अच्छा, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल एक ही है. प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं या रैंडम सैंपल कहते हैं. हम कहते हैं सैंपल इज कॉल्ड अ रैंडम सैंपल इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सिलेक्शन फॉर ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन इज नॉन. अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो पॉपुलेशन में से, क्योंकि पॉपुलेशन में से हम क्या सिलेक्ट करते हैं, सैंपल. तो जब आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो तो वो कहते हैं कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, अगर ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल. तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि a sample is called a random sample if the probability of selection for each unit in the population is known, is called prior to sample selection is called a probability and random sample. हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइंड्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल्स हमारे पास क्या कहते हैं कि हम कहते थे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, मल्टी स्टेज, क्लस्टर, मल्टी फेज एंड सिक्वेंशियल सैम्पलिंग. ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल्स की क्या हैं, काइंड्स हैं, टाइप्स हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो जितनी भी हमने काइंड्स बताई हैं ये मैं साथ साथ आपको डिस्कस करते जाऊँगी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सिंपल, जो फर्स्ट इसकी काइंड है सिंपल रैंडम सैंपल. अच्छा, सिंपल रैंडम सैंपल हमारे पास क्या है, पहले मैं आपसे वो डिस्कस करती हूँ कि हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपल क्या है. अ सैंपल इज डिफाइंड टू बी अ सिंपल रैंडम सैंपल और इट्स आल्सो शोज बाय SRS, एब्रीविएशन है इसकी, जिसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपल. तो आपके पास क्या है कि सिंपल रैंडम सैंपल जो है वो कैसे डिफाइन होगा, इफ़ इट इज़ सेलेक्टेड इन सच अ मैनर. फर्स्ट आप कहते हो कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल. अब आपके पास क्या है कि ईच यूनिट इन पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन अ सैंपल. देन सेकेंड आप कहते हो कि ईच पॉसिबल सैंपल ऑफ द सेम साइज हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी. अब हमारे पास क्या है, each possible sample of same size has an equal
प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एन सैम्पल सेलेक्टेड। अगर ये दो चीज़ें हमारे पास हैं देन इट्स कॉल्ड अ सिंपल रैंडम सैम्पल। तो हम क्या कहते हैं कि अ सैम्पल इज डिफाइंड टू बी अ सिंपल रैंडम सैम्पल। इट्स आल्सो शोज बाय SRS मीन सिंपल रैंडम सैम्पल इफ इट इज सेलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट ईच यूनिट। अब ये दो हमारे पास सिचुएशन जो है फुलफिल होना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल। एंड सेकेंडली आप कहते हो कि ईच पॉसिबल सैम्पल ऑफ द सेम साइज हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग दिस सैम्पल सेलेक्टेड। अगर ये दो सिचुएशन के हमारे पास क्या है कि पॉपुलेशन के जो आप यूनिट सेलेक्ट करें एक तो उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। फिर आप कहते हो कि ईच पॉसिबल सैम्पल जो आपका है वो सेम साइज होना चाहिए और इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। देन वी कैन से दैट इट्स अ सिंपल रैंडम सैम्पल। तो ये आपकी डेफिनेशन भी हो जाती है एंड सिचुएशन फॉर फुलफिलिंग सेटिस्फाई करने के लिए सिंपल रैंडम सैम्पल को ये भी आपके पास आ जाती है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, सेकेंड हम कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पल के मेथड क्या है। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड क्या है कि सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग दैट इज शो SRS। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब हमारे पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट ये बहुत इजी मेथड है और ये आम रूटीन में भी आप अक्सर यूज़ कर रहे होते हो तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता है।